पूछूं तो बोला कीजिए। माना कि मैं उस्ताद नहीं हूँ लेकिन पढ़ाता तो मैं ही हूँ ना। चलिए कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे जिगर मुरादाबादी हयात और गज़ल। तो इम्तिहान को मद्देनज़र रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अगर कोई सवाल बनेगा तो ये बनेगा कि जिगर मुरादाबादी की पैदाइश और वफात क्या है। तो फ़ौरन फ़ौरन कमेंट कीजिए। 1890 1960। एक बार दूसरा सवाल अगर बन सकता है तो वो बनेगा कि आपका नाम क्या था। आपका नाम क्या था? अली सिकंदर। क्या नाम था? अली सिकंदर। अली सिकंदर। जिगर को शायरी वर्षा में मिली थी, यानी इनके आबावदाद शायरी करते थे, वर्षा में इनको शायरी मिली थी। उनके वालिद मौलवी अली नज़र और चचा मौलवी अली जफर दोनों शायर थे। हर इंसान की तबीयत में शायरी की तरफ जो रुझान है ना, वो पोशीदा और मख्फी होता है। इंसान जब थोड़ा उदास होता है तो सोचता है, जैसे मैं कल बाग में गया तो मैं पूरी बाग की तस्वीर ली और वीडियो बनाई। उसमें मैंने क्या लिखा अपने क्लासमेट के सामने या दोस्तों के सामने, जो है ग्रुप है यहाँ का हम लोगों का, कि कभी कभी मेरे दिल में तेरा ख्याल आता है। क्यों? एक तबीयत है, गया बाग में, वहां से अमरूद तोड़ा, खाया, दो तीन लाया, फिर क्या लगा, कुछ जुमला जहन में आना चाहिए, कुछ पढ़ना आना चाहिए। तो फितरी तौर पर एक जो याद है वो आ गया, जो जो याद है वह जहन में आ गया। और इस फितरी चीज़ को अगर कोई महमेज लगाए, कोई अगर उसको संवार दे, कोई जो है कि आपको आगे बढ़ाने वाला मिल जाए, तो इंसान धीरे धीरे उसको पकड़ लेता है। क्या है? उसको पकड़ लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको कोई इस्लाह करने वाला नहीं है तब पीछे रह जाएंगे। आप पीछे रह जाएंगे। क्या समझे? पीछे रह जाएंगे। देखिए, तो इनके जो वालिद थे मौलवी अली नज़र, और चचा कौन थे? मौलवी ज़फ़र, दोनों शायर थे और शहर के बाइज़्ज़त लोगों में शुमार होते थे। जिगर के मुरिस आला मोहम्मद समी, इसको याद रख लेना है। मुरिस आला कौन है? मोहम्मद समी, दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे मोहम्मद समी। शाहजहाँ के दरबार से वाबस्ता थे, लेकिन शाही इताअत के नतीजा में मुरादाबाद में आकर बस गए थे। यानी अब देखो, बादशाहों के रहना ठीक है, आपको लगेगा कि बड़े ओहदे में और बड़े बड़ा जॉब है, तो बड़े लोगों के पास दो हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारे वो जो प्रोफेसर है, कहते हैं कि अल्लाह का जो रहम है और अल्लाह का जो गज़ब है, दोनों को ध्यान में रखकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। तो इसी तरह अगर किसी बड़ी शख्सियत के पास आप रह रहे हैं तो उसकी नाजुक मिजाजी, उसकी तबीयत, उसकी फितरत और उसके उतार चढ़ाव, ज़हनी कशमकश को समझना होगा। वो चाह क्या रहा है, उसका मंशा क्या है। अगर आप उसको खुश करेंगे तो आपको आगे बढ़ाएगा, और अगर आज की उम्मीद के ख़िलाफ़, उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ जाएंगे तो आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो शाहजहाँ के यहाँ तो रहते थे दरबार में, लेकिन इताब यानी सरजनिश और क्या के उनको सज़ा के तौर पर उनको कहाँ रहना चला गया? मुरादाबाद। ख्वाजा वज़ीर लखनवी के शागिर्द थे और उनका मजमूआ कलाम बाग़ नज़र के नाम से मिलता है। देखिए, बाग़ नज़र, बताइए बाग़ नज़र किसका मजमूआ है? मोहम्मद समी। मोहम्मद समी जो जिगर के कौन थे? जो जिगर के मुरीद आला में थे, उनका कलाम का जो मजमुआ है उसका क्या नाम है? बागे नज़र। आ गया जी। जिगर की इब्तदाई तालीम घर पर और फिर मकतब में शुरू हुई। मशरकी उलूम के हुसूल के बाद अंग्रेज़ी तालीम के लिए उन्हें चचा के पास लखनऊ भेजा गया, जहाँ उन्होंने 9वीं जमात तक तालीम हासिल की। उनको अंग्रेज़ी तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं थी और 9वीं जमात में 2 साल फेल हो गए। देख लीजिए, इसी अरसा में वालिद का भी इंतकाल हो गया और जिगर को वापस मुरादाबाद आना पड़ा था। जिगर को ज़माने तालीम से ही शायरी का शौक़ पैदा हो गया था, लेकिन तालिब इल्मी के ज़माने में वह उसे मंजर आम पर नहीं लाए। जिगर आज़ाद तबीयत के मालिक थे और बेहद हुस्न परस्त थे। बहुत अच्छी बात है। तबीयत क्या समझिएगा, फितरत की तरफ मैलान है कि इंसान हुस्न परस्त हो। अब हुस्न क्या है
یہ آپ کی نظر میں ایک الگ بحث ہے. آپ حسن کس شے میں مانتے ہیں یا اپنی آنکھ میں مانتے ہیں؟ جس چیز کو آپ حسین مانیں گے اس کے اندر حسن آنا ہی آنا ہے. کسی کو دریا میں حسن دکھائی دیتا ہے، کسی کو پہاڑ میں، کسی کو فطرت میں، اور کسی کو ایک جنس کے مقابل دوسرے جنس میں. الگ الگ طبیعتیں ہیں. تعلیم ترک کرنے کے بعد ان کے چچا نے انہیں مراد آباد میں ہی کسی محکمہ میں ملازمت دلا دی، اور ان کے گھر کے پاس ہی ان کے چچا کے ایک تحصیلدار دوست رہتے تھے جنہوں نے ایک طوائف سے شادی کر رکھی تھی. جگر کا ان یہاں یعنی ان کے یہاں آنا جانا ہوتا تھا. اس وقت جگر کی عمر 15-16 سال کی تھی اور اسی عمر میں تحصیلدار صاحب کی بیوی سے عشق کرنے لگے اور انہیں ایک محبت نامہ تھما دیا، جنہوں نے تحصیلدار صاحب کے حوالے کر دیا اور تحصیلدار صاحب سے وہ جگر کے چچا کو بھیج دیا. اب اس میں ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں، بس جگر صاحب کا نام ہے. دیکھیے تو چچا کو جب ان کی حرکت کی خبر ملی تو انہوں نے جگر کو لکھا کہ وہ ان کے پاس پہنچ رہے ہیں. گھبراہٹ میں جگر نے بڑی مقدار میں بھانگ کھا لی. بڑی مشکل سے ان کی جان بچائی گئی، جس کے بعد وہ مراد آباد سے فرار ہو گئے اور کبھی چچا کو شکل نہیں دکھائی. کچھ ہی عرصہ بعد چچا کا انتقال ہو گیا. جب یہ ذکر کیے نا تو میں سمجھ گیا آگے کچھ آنے والا. کیا کہا؟ ہاں، ان کے یہاں آنا جانا. جب ان کے یہاں آنے جانے کے بات آئی تو کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. کیا کہا؟ وہاں آتے تھے، عشق ہو گئی اور محبت نامہ تھما بھی دیا. تو یہ سب ہوتا رہتا ہے عمر میں. مراد آباد سے بھاگ کر جگر آگرہ پہنچے اور وہاں ایک چشمہ ساز کمپنی کے سفری ایجنٹ بن گئے. اس کام میں جگر کو جگہ جگہ گھوم کر آرڈر لانے ہوتے تھے. اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ 5 لوگوں کو جوڑو، 3 لوگوں کو جوڑو، 4 لوگوں کو جوڑو. یہ ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں بھی ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ آگے آ جائیے. چلیے، آگرہ میں انہوں نے وحیدن نام کی ایک لڑکی سے شادی کر لی. آگرہ میں ہی انہوں نے ایک وحیدن نام کی لڑکی سے کیا کی؟ شادی کر لی. آگے ہم لوگ چلیے اب دیکھتے ہیں. وہ اس سے لے کر اپنی ماں کے پاس مراد آباد آ گئے. کچھ دنوں بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا. کچھ دنوں بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا. آگے آگے. جگر کے یہاں وحیدن کے ایک رشتے کے بھائی کا آنا جانا تھا. اب دیکھیے، اور حالات کچھ ایسے بنے کہ جگر کو وحیدن کے چال چلن پر شک پیدا ہوا اور یہ بات اتنی بڑھی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے. وحیدن نے 6 ماہ ان کا انتظار کیا، پھر اسی سے شخص سے شادی کر لی. ایک سنا ہے جیسا کا تیسا؟ جیسا کا تیسا سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ جگر نے ادھر دوسرے پر لائن ماری تو جگر کے بیوی پر کسی اور نے لائن مار دیا. تو یہ سب بھی سیکھنے کی ضرورت ہے نا. تو اسی طرح الٹا بھی ہے. صرف جگر کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ لوگ بھی اپنے سے سب ہم ایک دوسرے کے لیے ایمانداری سے نہیں رہیں گے تو بیوی کہیں اور چلی جائے گی یا شوہر کہیں اور چلا جائے گا. تو دھیان سے تھوڑا سا ادب کے ساتھ یہ بھی سیکھنا ضروری زندگی کا حصہ ہے نا. تو اب دیکھیے نا کون سا عشق تھا. جگر کا عشق ہو گیا اس کی بیوی سے، اور جگر کی بیوی سے کسی اور کو عشق ہو گیا. تو یہ سب ہوتا رہتا ہے. تھوڑا تھوڑا دھیان سے. عدنان علیم. چلیے آگے آئیے. تو ثانیہ فرح جمال ابھی جوائن کی ہے تو گزر ہی چکا. چلیے. اور اس نئی ذہنی اور جذباتی اذیت کا مداوع اور ان کی شراب نوشی بھی نہیں کر پا رہی تھی. اس عرصے میں وہ گھومتے گھامتے گونڈا پہنچے جہاں ان کی اصغر گونڈوی سے ملاقات ہوئی. پڑھ چکے کل. اصغر نے ان کی صلاحیتوں کو بھاپ لیا اور ان کو سنبھالا اور اپنی سالی نسیم سے ان کا نکاح کر دیا اور جگر ان کے گھر کے ایک فرد بن گئے. مگر سفر، شاعری اور شراب نوشی نے جگر کو اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ اس دیوازی زندگی کی بیڑی بھی ان کو باندھ کر نہیں رکھ سکی. ایک چیز ہے ہمارے یہاں، ہاں دیکھو، تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں. ایسا کچھ ایک جملہ ہے. کیا بولتے ہیں؟ تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں.
اگر ہم کسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، کسی عادت کو تو ترک وہی کرنا نہ نہیں چاہے چاہ تو رہے ہیں، بہانے ہزار ہیں۔ وہی نہ چاہے تو بہانے آزار ہیں۔ جی، کسی ہم عادت کو ترک کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اسی میں گھسے رہنا چاہتے ہیں، تو ہم کو کوئی نہیں سدھار سکتا ہے، کوئی نہیں سدھار سکتا ہے۔ بلکہ ایک آیت کریمہ، ایک آیت کریمہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، میں جس کو چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا، اور ہدایت ملے گی کس کو؟ جو ہدایت چاہے گا۔ اب ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ ہر اچھے کام کرنے کو ہدایت کہتے ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ ہر اچھا کام کرنا گویا ہدایت چاہنا ہے۔ اب دیکھیے، اتنی سارے کچھ ہونے کے باوجود بھی بیوی بھی مل گئی، اس کے باوجود بھی جگر شراب نوشی سے باز نہیں آ پا رہے تھے۔ آگے جی، گھر کی بات چھوڑ دیجیے، قصہ کہانی ہے، یہاں سے پڑھیں گے ہم۔ جگر بہت جذباتی، محض، مخلص، صاف گو، محب وطن اور ہمدرد انسان تھی۔ کسی کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں دیکھی جاتی تھی، اور کسی سے مرعوب بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں فوراً مرعوب ہو جائے۔ مرعوب نہیں ہونا ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان سے سیکھنا ہے، گفتگو کرنا ہے، پوچھنا ہے، مرعوب نہیں ہونا ہے۔ جہاں ہم مرعوب ہو گئے، ہم ان سے کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے، اور نہ ہی ان کو ہم سوال کر پائیں گے، اور ان کی حقیقت کو جانچ بھی نہیں پائیں۔ کیوں؟ لیکن ہم نے پہلے ہی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ سب کچھ ہے، سب کچھ صرف خدا ہوتا ہے، سب کچھ صرف خدا ہوتا ہے۔ چلیے، ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ مختلف سیمینار میں اور دیگر جگہ آپ شریک ہوتے ہیں، یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ چلو جے این یو کا پڑھا ہوا ہے، یا ڈی یو کا پڑھا ہوا ہے، یا یونیورسٹی آف حیدرآباد کا پڑھا ہوا ہے، ادھر کا کوئی بچہ ادھر جاتا ہے تو مرعوب کھاتا ہے، ارے باپ رے باپ، اتنی بڑی یونیورسٹی سے آیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ علم کے دنیا میں ایک چیز سے مرعوب کھائیے، مرعوب ہو جائیے، محنت۔ جو بندہ جہاں بیٹھ کر محنت کر رہا ہے نا، آپ اس کے کنارے نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی یو پی اور بہار کا بچہ محنت بیٹھ کے کر رہا ہے اپنے گھر میں، یا جہاں بھی محنت کر رہا ہے، وہ دنیا کو مرعوب کر سکتا ہے، دنیا اسے مرعوب ہو سکتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ امریکہ اور ایکسپورٹ میں پڑھیں، آپ اس کو دماغ میں رکھ لیجیے گا۔ آگے آئیے، لکھنؤ کے وار فنڈ کے مشاعرے میں جس کی صدارت ایک انگریز گورنر کر رہا تھا، انہوں نے اپنی نظم قحط بنگال پڑھ کر سنسنی مچا دی۔ قحط بنگال نظم لکھ لیجیے فوراً، جگر مراد آبادی کی ہے۔ کئی ریاستوں کے والی ان کو اپنے دربار سے وابستہ کرنا چاہتے تھے، ان کے شرائط ماننے کو تیار تھے۔ اب دیکھیے، جگر ایسے تھے کہ اپنے شرائط منواتے تھے۔ کئی گورنر، کئی وزیر چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں ہے، شرائط منواتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ اس طرح کی پیشکش کو ٹال جاتے تھے۔ ان کو پاکستان کی شہریت اور عیش و آرام کی زندگی کی ضمانت دی گئی تو صاف کہہ دیا کہ جہاں پیدا ہوا ہوں وہیں مروں گا۔ یہ ایک بہت بڑی اور کیا کہتے ہیں کہ خودی اور غیرت مندی کی بات ہوتی ہے، ورنہ انسان کہاں اپنے بس میں رہتا ہے۔ جہاں حسینائیں ملی، جہاں پیسے ملے، آپ ٹل جائیں گے۔ بہت مشکل ہے ٹکنا، بہت مشکل ہے اپنا دوست اور اپنے ہمسفر کو ساتھ دینا، مصائب میں، مشکلات میں اور علام و پریشانی میں، ورنہ کون ڈھونے جاتا ہے کس کو۔ چلیے آگے آئیے۔ گوپی ناتھ امن سے ان کے دیرینہ تعلقات تھے۔ جب وہ ریاستی وزیر بن گئے اور ایک محفل مشاعرہ میں ان کو شرکت کی دعوت دی تو وہ محض اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ دعوت نامہ وزارتی لیٹر ہیڈ پر بھیجا گیا تھا۔ پاکستان میں ایک شخص جو مراد آباد کا ہی تھا ان سے ملنے آیا اور ہندوستان کی برائی شروع کر دی۔ جگر کا غصہ آ گیا اور بولے، نمک حرام تو بہت دیکھے، آج وطن حرام بھی دیکھ لیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے دوستوں میں حق اور صداقت سے کام لے۔ کہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، آپ بھی کسی یونیورسٹی سے منسلک ہوں گے اور وہاں کے طالب علم ہوں گے، یا کوئی نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا، اور آپ کا دوست غلط کرتا ہوگا، یا آپ کا جو ہے کہ مذکر دوست ہو یا مہیلا دوست ہو، جو بھی ہو، سچ بول دینا اس کے منہ پہ آگ پر چلنے سے خطرناک ہے۔ آگ پر چلنے سے خطرناک ہے یہ سچ بول دینا۔ چلیے، جگر نے کبھی اپنی شراب نوشی پر فخر نہیں کیا، اور
करें कि उस दौर को दौर जहालत कहते रहे। बहरहाल उन्होंने शराब छोड़ने के बाद रमी खेलने की आदत डाल ली, जिसमें खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। इसके लिए वो कहते थे, किसी चीज़ में गर कराना यानी खुद फरामोशी मेरी फितरत है या बन गई है। खुद फरामोशी और वक्त गुजारी के लिए कुछ तो कुछ करना चाहिए, और मेरी आदत है कि जो काम भी करता रहूं उसमें एतदाल की हदों पर नज़र नहीं रहती। कह रहे अपने बारे में, जो मैं काम करता हूँ एतदाल नहीं रह पाता। मतलब ये खुद भी शाकी हैं अपनी इस आदत से। पता क्या चला कि इंसान को एतदाल पसंद बनना चाहिए, मुतदिल होना चाहिए। बहुत सुस्त नहीं रहिए, बहुत चुस्त भी मत चुस्ती मत दिखाइए कि लोग बेवकूफ़ बनने लगे, समझने लगे और आपको जगह जगह पर इस्तेमाल करने लगे। आप अपने को खुद इस तरह तैयार कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए कि आप जहाँ ज़रूरत हो वहाँ काम आए। जिगर आखिरी ज़माने में बहुत मजहबी हो गए थे। 1953 में उन्होंने हज किया। ज़िंदगी की बेअतदालियों ने उनके आज़ाए रईसा को तबाह कर दिया। 1941 में उनको दिल का दौरा पड़ा। उनका वज़न घटकर सिर्फ 100 पाउंड रह गया। अब 100 पाउंड मुझे इल्म नहीं है कि कितना होगा। 1958 में उन्हें दिल और दिमाग पर काबू नहीं रह गया। लखनऊ में उन्हें दोबारा दिल का दौरा पड़ा और ऑक्सीजन पर रखे गए। ख्वाब और दवाओं की यानी नींद आने वाली दवा, कितनी अच्छी जो है कि 40 के जी, बहुत अच्छा। ये कितनी अच्छी उर्दू है, ख्वाब और दवा, नींद की गोली। गोली तर्जुमा क्या है, नींद की गोली के बावजूद रात रात भर नींद नहीं आती थी। जब जिगर को दिल का शदीद दौरा पड़ा तो उस वक्त भी उनके इंतकाल की खबर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह के अखबारात में शाये हुई। लाहौर और कराची में मुतअद्दिद जलसे हुए। लाहौर के एक जलसे की सदारत एहसान दानिश ने की थी। इस खबर की तरदीद होने के बाद मशहूर मिजाह निगार शौकत थानवी ने रोजनामा जंग में लिखा था कि पहली खबर के बाद जिगर साहब की उम्र 20 साल बढ़ गई थी और अब इस खबर के बाद फिर कम अज कम 20 बरस के इजाफे की तवक्को है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9 सितंबर 1960 में 1960 को दिल का दौरा पड़ा। ये में हटा दीजिए, 1960 को दिल का दौरा पड़ा, ये लिख लीजिए तारीख। रूह कफसे उनसुर से परवास कर गई। सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर आता है, 9 सितंबर अब आएगा ना, तो याद रखिएगा। जिगर मुरादाबादी के अशार ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। उनका इंतकाल गोंडा में, आप में से याद दिलाइएगा कोई ना कोई जरूर। और वहीं उन्हें मोहम्मद अली पार्क में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिगर की मौत की खबर अखबारात में शाये हुई और रेडियो से भी नशर हुई। उनके बाद उनके अकीदतमंदों में सफ़े मातम छा गई। ये सब बातें जिगर के ताल्लुक से थी। रईसुल मुतगज्जिलीन, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बात इनके बारे में है। आगे आगे करे कि मेरी शायरी गज़ल तक ही महदूद है। अब चूंकि हुस्न इश्क में ही मेरी ज़िंदगी है, इसलिए बाज़ मुस्तज़ात को छोड़कर कभी दूसरे मैदान में कदम रखने की जुर्रत नहीं कर सका। जिगर के 3 शेरी मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाये हुए। पहला शेरी मजमुआ दागे जिगर 1922, याद कर लीजिए फ़ौरन, दागे जिगर कमेंट कीजिए, 1922, जिसे आजमगढ़ के एहसान अहमद वकील ने मुरतब करके शाये हुआ। उस पर मौलाना अब्दुल सलाम नदवी ने तारुफी नोट लिखा। दूसरा मजमुआ शोले तूर 1932, उसके शान नुज़ूल ये थी कि मेनपुरी में एक तवायफ शिराजन थी जो बहुत ही मुहज्जब और बाज़ौक़ खातून थी। जिगर क़याम उन दिनों मेनपुरी में था। उनकी मुलाकात शेजान से हुई और बहुत ही गहरे ताल्लुकात हो गए। वह जिगर की शायरी के दिलदादा थी और अपनी मखसूस महफिलों में ज़्यादातर जिगर का ही कलाम सुनाती थी। जिगर अक्सर उनके घर पर ही पड़े रहते थे। उनके लिए बालाई हिस्से पर एक मखसूस कमरा कर दिया गया था जिसे जिगर साहब तूर कहा करते थे। इसीलिए जब उस जमाने में उनका कलाम शाये हुआ होने लगा तो उन्होंने उसका कलाम क्या रख दिया, शोले तूर, और सरवर पर क्या लिखा, हुजूम तजल्ली से मामूर होकर नजर रह गई शोले तूर होकर। हुजूम तजल्ली से मामूर होकर नजर रह गई शोले तूर होकर। चलिए, और आखिरी शेर मजमुआ क्या है उनका, तीसरा शेर मजमुआ आतिश गुल।
1954 में ढाका से शाया हुआ। इसमें प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का तवील मजमून जिगर मेरी नज़र में और प्रोफेसर आला मसूर का दिपाजा भी शामिल है। 1958 में जिगर मेरी नज़र में किसका मजमून है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। चलिए सब बातें हो गई। अब इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे सीधे चलेंगे, आपको एक दो गज़ल पढ़वाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यही पढ़ लेते हैं। आप में से कोई एक आदमी पढ़िए जो अब तक नहीं पढ़े हैं क्लास में कभी भी। चलिए पढ़िए। पढ़ो क्या मैं? पढ़िए। इश्क की गाछ में इश्क का हासिया यही खबर यही सवाजर जैसा पवार सत्रारी से। कट के आ रही, बोलिए। हेलो जी। इश्क ही काश मेरे इश्क का हासिल हो जाए, यही रहबर यही जादू यही मंजिल हो जाए, और मेरा जो हाल हो सो हो ये नजर गिराए जा। मैं आवाज यूं कट ही रही है लालच सानिया आपकी। तू यूं आपकी आवाज कट रही है। आप लोगों को फ्रेश मिल रही है आवाज? कमेंट कीजिए तो। नहीं नहीं। तो कोई और पढ़िए फिर, तो ना या शायद याद नहीं हो पाएंगे। कोई और पढ़िए। इश्क ही काश मेरे इश्क का हासिल हो जाए, हम्म यही रहबर यही ज्यादा यही मंजिल हो जाए, हम्म मेरा जो हाल हो तो हो बरक़े नजर गिराए जा, मैं यूं ही नाला कश हूँ तू यूं ही मुस्कुराए जा, यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं, दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ मोहब्बत के सिवा याद, बहुत अच्छा। कदम डगमगाए नजर बहकी बहकी, हम्म जवानी का आलम है सरशारियां है, जानकर मिन जुमलाए खासा ने महखाना मुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे, हम्म चलिए सबको मारा जिगर के। एक दो गजल और पढ़ लेते हैं फिर हम चलेंगे फिर आगे। किताब दिया हूँ टाइम निकाल कर आधा एक घंटा दिन में पढ़िए। चलिए कोई और पढ़िए, यहाँ से पढ़िए कोई और जल्दी से। तुझी से इब्तिदा है तू ही एक दिन इंतहा होगा, सदाए साज होगी और नसाज बेसदा होगा, हम्म हमें मालूम है हमसे सुनो महशर में क्या होगा, सब हम्म उसको देखते होंगे वो हमको देखता होगा, सर महशर हम ऐसे आसियों का और क्या सर होगा, महशर नहीं, दर सरे महशर। सरे महशर हम ऐसे आसियों का और क्या होगा, दर जन्नत न वहाँ होगा दर रहमत तो वहाँ होगा, जहन्नम हो के जन्नत जो भी होगा फैसला होगा, ये क्या कम है हमारा और उनका सामना होगा, हम्म अज़्ल हो या अब्द, अजल नहीं, अज़्ल अजल हो हो या अबद दोनों असीर जुल्फ हजरत हैं। या अब्द दोनों असीरे जुल्फ हजरत हैं, जिधर नजरें उठाओगे यही एक सिलसिला होगा, ये हम्म निस्बत की ये निस्बत इश्क की बेरंग लाए रह नहीं सकती, जो हम्म महबूब खुदा का है वो महबूब खुदा होगा, उसी उम्मीद जो महबूब खुदा का है वो महबूबे खुदा होगा। महबूब खुदा का है वो महबूबे खुदा होगा, उसी उम्मीद पर हम तालिबाने दर्द जन्नत जीते हैं, खुश दर्द दे के तेरा और दर्द ला दवा होगा, हम्म निगाह कहर निगाह कहर पर भी जान व दिल सब खोए बैठा है, निगाह मेहर आशिक पर अगर होगी तो क्या होगा, ये माना भेज देगा हमें हमको महशर से जहन्नम में, मगर हम्म जो दिल पे होगी वो दिल ही जानता होगा, आवाज क्यों पस्त हो समझता गई? ये माना भेज देगा हमको महशर से जहन्नम में, मगर जो दिल पे गुजरेगी वह दिल ही जानता होगा। होगा जी। समझता क्या है तू दीवानगान हम्म इश्क को दे, ये हो जाएंगे जिस जानिब इसी जानिब खुदा होगा, कितने जिगर अच्छे का शेर हाल है। चाहिए
समझदा क्या है तो दीवान गाने इश्क को जाहिद, ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा, जिगर का हाथ होगा अशर में और दामन हजरत, शिकायत हो कि शिकवा हो जो भी होगा बरमला होगा। ये गज़ल मुझे याद थी मदरसे के ज़माने में, देखो आज भूल गया हूँ मैं। चलिए, लंबी लंबी गज़ल है तो ज़िया उर्दू आप लोगों के पास है? इनमें से किसके पास नहीं जी। है? पर किसी के भी पास नहीं हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं भेज दूंगा। वहाँ जो उनकी मुंतखब गज़लें हैं ना, उसको एक मतलब ज़रूर पढ़िएगा, वो आपके निसाब में शामिल है। उसको समझाना समझाना नहीं, चुपचाप इसको पढ़ लीजिए। चलिए फिराक गोरखपुरी पढ़ लेते हैं ताकि ये किताब ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरी किताब लाएंगे। फिराक गोरखपुरी, फ़ौरन बताइए पैदाइश वफात पहले। 1896 84। कमेंट कीजिए 1984। ठीक है। कह रहे हैं कि उर्दू के मुमताज़ गज़ल को और 20वीं सदी के मकबूल मुनफरिद शायर रघुपति सुवाए फिराक गोरखपुरी 28 अगस्त 1996 में गोरखपुर के बांस गांव में पैदा हुए। ये आपको याद रख लेना, 28 अगस्त। अब देखिए 28 अगस्त कब है? आज ही है क्या? देखिए आज 29 कल। अगस्त है, कल गुजर चुका। अगर हम लोग को पता नहीं है तो क्या पता देंगे। अभी हम ग्रुप खोलेंगे, आप लोगों को सब आदमी को रघुपति सुवाए फिराक गोरखपुरी पर एक एक गज़ल भेजना है। ठीक है? ठीक है सऊद? जी सर। हाँ अभी भेजना है सब लोगों को एक एक गज़ल, यही तो अदबी काम है। अब हम कल भूल गए, देखो याद नहीं था, आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया। अब सबको, आप ही सबको भेजना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग काम करो, गैर लोग भी भेजते हैं, आप आज उनसे भी सौदा भेजिए। का है ना, डेट ऑफ बर्थ है सौदा का। और जीनत तुमको एक भेजना, 10 नहीं भेजना, लगातार भेजने लगती हो। लगातार नहीं भेजना, लगातार भेजोगे तो लोग कहेंगे देखो लगता है कि इसको इसी काम पे लगाया गया। एक भेज दिया, 10-20 मिनट आधा घंटा रुक जाओ, फिर भेजना है। ठीक है? चलिए, वालिद का नाम क्या है? गोरख प्रसाद सुहाय, नाम और वकील थे। एक उम्दा और क्लासिकी रंग के शायर भी थे वालिद। इबरत तखल्लुस करते। तखल्लुस किसके वालिद का नाम है? किस शायर के वालिद का नाम बताइए? फिराक गोरखपुरी के वालिद गोरख प्रसाद सुहाय का तखल्लुस क्या था? इबरत था। चलिए, लेकिन उनकी शोहरत हुस्न फितरत मसनवी नाम की मसनवी से हुई। देखिए अब फिराक गोरखपुरी के जो वालिद हैं गोरख प्रसाद सुहाय, उनकी शोहरत किससे हुई है? हुस्न फितरत मसनवी के नाम से। एक मंजूम तमसीली किस्सा है जो अपने ज़माने में बहुत मशहूर हुआ है। कह रहे हैं कि फिराक के घर में इल्मी अदबी माहौल था। वालिद शहर के मशहूर वकीलों में थे। फिराक गोरखपुर शहर में लक्ष्मी भवन नाम की कोठी थी, ठीक है, जो उनके दादा के नाम से मंसूब थी। हर तरह की आसाइश थी, लेकिन फिराक आम बच्चों से मुख्तलिफ थे। उन्हें खेल कूद से ज़्यादा दिलचस्पी न थी। एक खत में वह खुद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बचपन ही से मैंने अपने आप को अपने भाई, अपने बहन भाइयों से बहुत मुख्तलिफ पाया। मसलन उनमें से सबसे ज़्यादा जज्बाती, मोहब्बत और नफ़रत गैर मामूली शिद्दत में अपने अंदर पाता था। मानूस चीज़ें मुझे हद दर्जा अजीब महसूस होती। मनाजिर फितरत से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि उन्हीं में खो जाता। रुक जाइए एक सेकंड। हाँ, उन्हीं में खो जाता। मेरे बचपन की दोस्तियाँ शदीद किस्म की होती थी। बचपन के खिलौनों से इतना शदीद लगाव महसूस होता, घर वाले ताज्जुब करते। ये अपने बारे में खुद लिखती हैं। थोड़ा सा और देखिए, किसी ने और लिखा है। एहसास और जज्बात की सतह पर फिराक बचपन से ही अजीब व गरीब साबित हुए। वह हुस्न परस्त है। हुस्न परस्ती मैंने क्या कहा? फितरती चीज़ है। हुस्न परस्ती फितरती चीज़ है। अपने एक बदसूरत मामू को वह मुश्किल से सलाम कर पाते थे। हैं? मेरी वालदा का कहना था कि मैं 2-3 साल की उम्र ही से किसी बदसूरत मर्द या औरत की गोद में जाने से भी इनकार कर दिया करता था, बल्कि यहाँ तक जिद करता था कि ऐसे लोग घर में ना आने पाएं। उसकी खूब हंसी उड़ती और कभी मुझे उसके लिए चढ़ाया, क्या पढ़ेंगे उसको, चढ़ाया भी जाता था, चिढ़ाया भी जाता था। चिढ़ाया भी जाता था। आज मैं पढ़ रहा था उर्दू इमला, तो यही सब देख रहा था कौन सा लफ्ज़ कैसे था और कैसे बदल के क्या इस्तेमाल होने लगा। चलिए,
ये बातें थी। चलिए आप में से कोई पढ़ी जल्दी से, पढ़िए बुलंद आवाज से। उस शहर में एक खुशहाल का कायस्थ घराने की जो जी कायस्थ घराने की जो तहजीब व माशरत हुआ करती थी वो फिराक के घर में भी थी। शराब और गोश्त परहेज न था। फारसी पढ़ी पढ़ाई जाती थी। फिराक ने ये सब पढ़ा, साथ रामायण और लोकगीतों का भी मुताला किया। लोकगीतों की धुन फिराक को बहुत मुतासिर करती थी। 15-16 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनमें शेर व शायरी का अच्छा ज़ौक़ व शौक पैदा हो गया था। 8वीं-9वीं क्लास में ही थे कि फिराक के फूफी जाद भाई राज किशोर लाल सहर फिराक के दोस्त बन गए। उनकी सोहबत में फिराक ने गुलज़ारे नसीम का मुताला किया। अमीर मीनाई और दूसरे शोरा की बहुत से अशार उन्हें हिफ्ज़ हो गए। फिराक के चचा हिंदी के अच्छे अदीब थे। वालिद भी शायर। गर्ज के फिराक का बचपन और जवानी का जमाना खालिस शेर व शायरी के माहौल में गुजरा। उस जमाने में हिंदू और बलखुसूस बिलखुसूस। कायस्थ घराने बिलखुसूस जी बिलखुसूस कायस्थ घराने में जल्द ही शादी कर दी जाती थी। चुनांचे फिराक खालिश जमानत फिराक चुनांचे फिराक की भी शादी कर दी गई, इस ख्याल से कि उनकी जिंदगी की गाड़ी रास्ते पर आ जाएगी। लेकिन फिराक जैसे हसास और जमाल परस्त इंसान की जिंदगी में शादी एक बड़ा हादसा बन गई। उनकी बीवी मामूली शक्ल और सूरत थी और फिराक के बयान के मुताबिक धोखा देकर उनकी शादी कर दी थी। उससे उनको बड़ा सदमा पहुंचा। अपनी बीवी के बारे में फिराक लिखते हैं, 18 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई। मेरी बीवी की शक्ल बिल्कुल वही थी, उससे भी गई गुजरी, जो उन लोगों की थी जिनको गोद में जाने से मैं इनकार कर दिया करता था। मेरी शादी ने मेरी जिंदगी को एक जिंदा मौत बनाकर रख दिया। भाई हिसाब से आप लोगों को भी कह रहा जी हूँ और दूसरी जानिब को भी कह रहा हूँ, इंतखाब उसी हिसाब से कीजिएगा जो दुनिया में हो। ऐसा नहीं कि इतनी सिफात लाइएगा कि दुनिया में हो भी नहीं और उसके बगैर रहा भी नहीं जाता हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से इंतखाब होना चाहिए। क्या समझे सारिया, क्या समझी? क्राइटेरिया ऐसा ही लगाना कि मिल भी जाए दुनिया में, नहीं तो फिर तो मरना पड़ेगा सर। नहीं तो इसी हिसाब से करो क्राइटेरिया। आयशा हंस रही है, आयशा उसी हिसाब से क्राइटेरिया लगाना है ना, जो मिल भी जाए दुनिया में, नहीं तो पता चला कि न रहा जा रहा है न घोट पिया जा रहा है। ऐसी जहर है, न पिया जा रहा है न उगला जा रहा है। चलिए, फिराक की ज़िंदगी का दूसरा बड़ा हादसा उनकी वालिद की मौत थी। अभी वो बीए में थे कि उनके वालिद शदीद बीमार हुए। तब्दीली आबो हवा के लिए उन्हें देहरादून ले जाना पड़ा। 17 जून 1918 ईस्वी को उनकी आखिरी हिचकी आई और रूह परवास कर गई। फिराक ने 4 मिसरे वालिद की मौत पर लिखे। गफलत का हिजाब कोह दरिया से उठा। हिजाब कोह मतलब पहाड़, दरिया से उठा। पर्दे फितरत के रुए जेबा से उठा। फूटने का समा सुहाना है बहुत, पिछले को फिराक कौन दुनिया से उठा। ठीक है, आगे आ जाइए। फिराक ने इब्तदाई तालीम गोरखपुर में मुकम्मल करने के बाद उन्होंने आला तालीम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हासिल की। बीए का इम्तिहान फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। इस दरमियान उन्हें संगरनी का मर्ज लायक हो गया, कि कोई मर्ज है मेरे इल्म में नहीं है, सर्च कर लीजिएगा एक मरतबा। और नींद आंखों से गायब हो गई। वही है नींद ना आना, जैसे गोरा उनका आता है, जिगर मुरादाबादी का आया था ना, ख्वाब और दवाएं, वही है। 1918 में इलाहाबाद से बीए किया। वालिद के इंतकाल की वजह से उनकी माली हालत भी बिगड़ गई थी। इब्स का मर्ज, अच्छा, यहाँ तक कि उनको अपना आबाई मकान लक्ष्मी भवन फरोख्त करना पड़ा।
اسی طرح ان کا نام ڈپٹی کلکٹری کے لیے نامزد ہوا۔ اس سے قبل کہ انگریز سرکار کی ملازمت اختیار کرتے وہ مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کے اثر میں آ گئے۔ گورکھپور اور الہ آباد کے متعدد جلسوں میں ان کی تقریریں سن کر ان کا ذہن بدل گیا اور وہ سیاست کی طرف آ گئے، جس کا اس وقت واحد مقصد حصول آزادی تھا۔ فراق باقاعدہ کانگریس پارٹی میں شریک ہو گئے، سیکریٹری ہوئے اور بعد میں جیل بھی گئے۔ حضرت موہانی، رفیع احمد قدوائی اور دوسرے سیاسی رہنماؤں سے قربت ہوئی۔ جیل میں مشاعرے ہوتے، کئی غزلیں فراق نے جیل میں کہیں۔ ایک غزل کا مقطع بہت مشہور ہے: اہل زندہ کی یہ محفل ثبوت اس کا فراق، کہ بکھر کر بھی یہ شیرازہ پریشان نہ ہوا۔ پریشان مطلب بکھر جانا، بکھر کر بھی نہیں بکھرا، مطلب اس طرح لوگوں نے ملا اور مل جل کر لڑائی لڑی، تب جا کے ہندوستان آزاد ہوا۔ آج لوگ کچھ کا کچھ بول رہے ہیں۔ جیل کی زندگی نے فراق کی نفسیات کو متاثر کیا۔ بعد میں وہ سیاست سے بیزار بھی ہوئے اور کریں فراق کی پرواز فکر، شاعرانہ سوچ، سیاسی رویوں سے زیادہ دیر تک ہم آہنگ نہ رہ پائی، یہاں تک کہ وہ گاندھی جی کے افکار و خیالات سے بھی بیزار ہونے لگے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاندھی جی نہ علوم کی اہمیت سمجھتے ہیں، نہ مغرب کے ان اداروں کی اہمیت سمجھتے جن کو اپنائے بغیر اشیاء و افریقہ کو کوئی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سیاسی باتیں ادھر، اور ہم سیدھے ان کی غزل پہ آ جاتے ہیں۔ کچھ کتابیں یہاں ذکر نہیں ہیں تو ان کتابوں کو دیکھ لیجیے گا، جو ہے کہ عام طور سے اشعار آپ کو ذہن میں یاد ہونی چاہیے۔ پھر آپ کی غزل ہوئی، ہم سیدھے ان کی غزل پر چلتے ہیں۔ چلیے، یہ غزل تو ہمارے یہاں شاید شعر میں ہے۔ اس دور میں زندگی بسر کی کر دیا نا، بسر کی بیمار کی رات ہو گئی، دیکھ رفتار انقلاب فراق، کتنی آہستہ اور کتنی تیز۔ اشعار پڑھ لیجیے، بلکہ جو غزلیں یہاں دیے ہیں، چلیے پڑھیے آپ میں سے کوئی بلند آواز سے، چلیے زینت پڑھیے۔ نگاہ ناز نے پردے نگاہ ناز نے پردے اٹھائے ہیں کیا کیا، حجاب اہل محبت کو آئے ہیں کیا کیا۔ جہاں میں تھی بس ایک افواہ تیرے جلووں کی، چراغ دیر و حرم جھلملائے ہیں کیا کیا۔ نثار نرگس میں گوں کہ آج پیمانے، لبوں تک آتے ہوئے تھرائے ہیں کیا کیا، تھرائے ہیں کیا کیا۔ کہیں چراغ کہیں گل کہیں دل برباد، خرام ناز نے فتنے اٹھائے ہیں کیا کیا۔ دو چار برق تجلی سے رہنے والوں نے، فریب نرم نگاہی کے کھائے ہیں کیا کیا۔ بقدر ذوق نظر دید حسن کیا ہو مگر، نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا۔ پیام حسن پیام جنوں پیام وفا، تیری نگاہ نے فسانے سنائے ہیں کیا کیا۔ نظر بچا کے تیرے اشوا ہائے پنہانے، دلوں میں درد اشوا ہائے پنہانے، دلوں میں درد محبت اٹھائے ہیں کیا کیا۔ وہ ایک ذرا سی جھلک برق کم نگاہی کی، جگر کے زخم نہاں مسکرائے ہیں کیا کیا۔ فراق راہ وفا میں سبک روی تیری، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا۔ تھوڑا سا آگے کیجیے۔ غزل ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری غزل، اس غزل کو بھی پڑھ لیجئے، چلیے ساتھ ہی ساتھ۔ یہ نکہتوں کی نرم روی، یہ ہوا یہ رات، یاد آ رہے ہیں عشق کے ٹوٹے تعلقات۔ مایوسیوں کی گود میں دم توڑتا ہے عشق، اب بھی کوئی بنا لے تو بگڑی نہیں ہے بات۔ ایک عمر کٹ گئی ہے تیرے انتظار میں، ایسے بھی کہ کٹ نہ سکی جن سے ایک رات۔ جن کا سراغ پا نہ سکی غم کی روح بھی، نادا ہوئے ہیں عشق میں ایسے بھی سانحات۔ ہر سعی و ہر عمل میں محبت کا ہاتھ ہے، تعمیر زندگی کے سمجھ کچھ محرکات۔ مجھ کو تو غم نے فرصت غم بھی نہ دی فراق، دے فرصت حیات نے نہ جسے غم حیات۔ ٹھیک ہے، رہنے دیں، چلیے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے۔ اور ہم گروپ